हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद ऋषिका। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। इट इज़ द थर्ड चैप्टर ऑफ क्लास 9th। सो फर्स्ट ऑफ ऑल टुडे वी डिस्कस अबाउट द, ठीक है, हिस्ट्री। सबसे पहली बात, जैसे कि हमने पढ़ा, चैप्टर का नेम है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो हमें जानना पड़ेगा कि भैया ये आए कहाँ से हैं, ठीक है। तो ये आए कहाँ से? अगर ये हमें पता करना है तो बहुत पीछे जाना पड़ेगा, है ना। तो थोड़ा और बहुत पीछे चलते हैं, अप्रॉक्स 500 BC अराउंड, ठीक है। 500 बिलियन, सॉरी 500 बिफोर क्राइस्ट, BC पहले चलते हैं। बिफोर क्राइस्ट मीन्स जब जीसस क्राइस्ट है उसके पहले का समय, ओके। तो सबसे पहले बात करते हैं, जो एक आपके फिलोसोफर आए थे, कह सकते हैं महर्षि कन्नड़। ये महर्षि कन्नड़ जी ने सबसे पहले सब्सटेंस को देखा। सबसे पहले जिन सब्सटेंस को देखा और देखकर उनके दिमाग में ये ख्याल आए कि ये जो सब्सटेंस है ये क्या है? पदार्थ है। इसका नाम क्या दिया? ये क्या है? पदार्थ है। क्योंकि अब पहले के समय की लैंग्वेज है तो तब इंग्लिश तो थी नहीं उतनी, सही बात है। तो उसका नाम क्या दिया इन्होंने? पदार्थ। जो भी सब्सटेंस उन्होंने देखा उसे बोला ये पदार्थ है। फिर उन्होंने कहा कि इस पदार्थ को उठाओ और इसको तोड़ना शुरू करो। क्या करना शुरू करो? ब्रेकिंग डाउन, तोड़ना शुरू करो। और उसके बाद बहुत ही छोटे टाइनी पार्टिकल्स जो मिलेंगे, ठीक है, स्मॉल पार्टिकल कह सकते हैं आप, स्मॉल पार्टिकल। टाइनी तो ऑलरेडी छोटा ही होता है, सो स्मॉल पार्टिकल्स, ठीक है। ये स्मॉल पार्टिकल उनको मिले जब किसी एक सब्सटेंस को उन्होंने तोड़ा, यानी पदार्थ को तोड़ा। और तोड़ने के बाद जो उन्हें मिला, क्या मिला? छोटे छोटे पार्टिकल्स मिले, जिसका नाम इन्होंने क्या बोला? परमाणु। क्या बोला? परमाणु, ठीक है, पहले की लैंग्वेज, ठीक है। जब ये परमाणु मिल गया तो कुछ समय के बाद आपके पास पकुड़ा कत्यामा जी आए। कौन आए? पकुड़ा कत्यामा, ठीक है, ये भी एक साइंटिस्ट हैं। जब ये आए तो उन्होंने कहा कि ये जो परमाणु है, ठीक है, सेट दैट दीज पार्टिकल, यानी कि जो ये परमाणु है, ठीक है, ये नॉर्मली जो एग्जिस्ट करते हैं वो अकेले एग्जिस्ट नहीं करते, ये किसी न किसी अदर एटम्स के, यानी एटम तो तब डिस्कवर्ड भी नहीं होता, अलग अलग परमाणु से मिलकर बने होते हैं, ठीक है, अलग अलग चीज़ों से मिलकर बने होते हैं। क्योंकि अभी हम उनका नाम देंगे बाद में, एलिमेंट, एटम, वो सब बात की बात है, ठीक है। उन्होंने क्या बताया कि नॉर्मली दे कैन एग्जिस्ट इन अ कंबाइंड स्टेट, ठीक है, विच गिव अस वेरियस फॉर्म ऑफ मैटर, अब उन्होंने कहा जो हमें अलग अलग तरह के मैटर देते हैं, यानी कि अब यहाँ पे यूज हुआ है मैटर शब्द किसके लिए? जो पहले इन्होंने पदार्थ बोला था, ठीक है। अच्छा, ये भी बात सही थी। अब भाई जैसे जैसे टाइम बीतता गया, फिर कुछ ग्रीक फिलोसोफर्स आए, ठीक है। कौन कौन से आए? ल्यूसिपस और डेमोक्राइटस, ये आए। ये दोनों कौन थे? ग्रीक फिलोसोफर थे, ठीक है। अब इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि ये जो हमें मैटर मिला है, ठीक है, ये जो हमें मैटर मिला है, अब हम इसको भी तोड़ेंगे, ठीक है। इसको और तोड़ा, इस मैटर को और तोड़ा, और तोड़ने के बाद इसी मैटर को और तोड़ा, और तोड़ते गए कंटिन्यूसली, इतना तोड़ा, और तोड़ने के बाद में एक आपको ऐसी स्टेज मिली जहां पर ऐसे पार्टिकल मिले कि उसके बाद वो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकते थे। अब जब ये फर्दर डिवाइड नहीं हो सकते थे तो उस जो सबसे माइन्यूट, सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल था उसको क्या बोला गया? एटम्स, ठीक है।
उसे क्या बोला गया? एटम्स। ये बात समझ में आई? नोट्स बनाते चलिएगा इसी वक्त, ठीक है। अब इसके बारे में हम पढ़ते हैं कुछ लॉज कि कैसे कैसे लॉज आए हैं, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं बेटा कुछ लॉज। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, अभी हमने क्या कहा था? जो आपको परमाणु मिला था वो अकेला नहीं एग्जिस्ट करता, कंबाइंड होकर के एग्जिस्ट करता है और डिफरेंट काइंड ऑफ मैटर देते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन स्टेट है क्या, यानी कॉम्बिनेशन प्रॉपर्टी क्या है, उसके अलग अलग लॉज हैं। तो अगर हम बात करें तो एंटोनी लिवोइजर, इनका नाम कौन नहीं जानता, ठीक है। इनको फाउंडर बोला जाता है केमिकल साइंस का, ठीक है। एंटोनी लिवोइजर को, इनको एंटोनी एल लिवोइजर भी कहते हैं। इनका पूरा नाम जो ये है, एंटोनी एल लिवोइजर क्या है? केमिकल साइंस के फाउंडर हैं। अच्छा, तो जब बहुत सारी स्टडी होती गई क्योंकि जब हमें मैटर मिल गया, अब मैटर के बाद एटम मिल गया, तो एटम्स के बाद यानी एक के बाद एक डिस्कवरी होती आ रही थी, तो टिल द ऐसी स्टडीज होती रही। उसके बाद आपको क्या मिला, क्या मिलता है? देयर इज 2 लॉज ऑफ अ केमिकल कॉम्बिनेशन आर गिवन, ठीक है। It means first one is law of conservative of mass, law of conservative of mass यानी कि मास का कंजर्वेशन, ठीक है। फिर नेक्स्ट आया है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रॉपर्टी, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रॉपर्टी, और इसे और क्या कहते हैं? लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, डेफिनेट प्रोपोर्शन। कांस्टेंट प्रॉपर्टी बोलिए या फिर डेफिनेट प्रोपोर्शन बोलिए। अब वन बाय वन करके हम इनके बारे में भी पढ़ लेते हैं, ठीक है, डिटेल में। आई बात समझ में? चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। वही नंबर ऑफ लॉ कैन बी प्रपोज्ड आफ्टर थ्रू एक्सपेरिमेंट स्टडीज आउट ऑफ दीज 2 लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस आर गिवन, ओके। फिर उसके बाद ये दोनों लॉज करते हैं वन बाय वन। आइए अब यहाँ पे बात करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की, ठीक है। ये जो लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये दिया था एंटोनी लिवोइजर ने ही। कब दिया था? इन 1774, राइट, इन 1774 में दिया था। अब इन्होंने इसके थ्रू क्या बताया? मास कंजर्वेशन का मतलब क्या है? मास को कंजर्व रखना। इसने क्या कहा? कहा कि जो भी मास होगा, जो भी सब्सटेंस आपके पास है, जो भी उसका मास होगा, ना ही उसे आप क्रिएट कर सकते हो और ना ही उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हो, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। दिस लॉ स्टेट दैट द मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड और नॉट डिस्ट्रॉयड बाय एनी, एंड नॉट डिस्ट्रॉयड बाय, नहीं डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते, किसके थ्रू? फिजिकल चेंजेस, जो नॉर्मली चेंजेस होते हैं उन्हें फिजिकल चेंजेस बोलते हैं। और क्या हो सकता है? केमिकल रिएक्शन, चाहे आप केमिकली रिएक्शन करा लीजिए या फिजिकल चेंज करा लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, मास जो है ना ही आप बना सकते हैं और ना ही उसे खत्म कर सकते हैं, ठीक है। यानी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में तो चेंज हो जाएगा, ठीक है, बस ना ही आप बना सकते हैं और ना ही उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो बात करते हैं सेकंड पॉइंट, ये क्या कह रहा है, ठीक है। टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट इन अ फिजिकल चेंज, जो भी प्रोडक्ट है, ठीक है, इस प्रोडक्ट की बात हो रही बेटा, जो प्रोडक्ट आपका बनेगा, ठीक है, चाहे वो फिजिकल चेंज हुआ हो उसमें या फिर कोई केमिकल रिएक्शन हुई हो, कुछ भी हुआ हो, आप चेंज करने के लिए तो कुछ बना रहे हो ना, यानी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कुछ बनाने जा रहे हो, ठीक है। सपोज जैसे आपके पास है कोई ए सब्सटेंस है, इसका वेट क्या है? वेट है कुछ भी, ठीक है, कोई ए सब्सटेंस है प्लस वेट ऑफ बी सब्सटेंस है, ठीक है। ए और बी दो सब्सटेंस है, जो जिन्हें आप क्या बोलते थे, याद करो, इन्हें हम क्या बोलते हैं? जो रिएक्ट करने जा रहे हैं इन्हें क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? कहाँ लिख दें भाई, इसे क्या बोलेंगे? यहाँ लिख दें, रिएक्टेंट। चलो इसको मैं दोबारा से नीचे लिख दूंगी, कोई बात नहीं, ठीक है, पहले ये समझ लो, ये रिएक्टेंट है, चाहे तो आप अभी लिख लो। अगर इससे जो बनेगा न्यू चीज जो फॉर्मेशन होगी, ठीक है, ए और बी को ऐड किया तो वेट ऑफ सी मिल सकता है,
ठीक है, कोई थर्ड, कोई नेक्स्ट प्रोडक्ट बन सकता है, या फिर जरूरी थोड़ी ना है कि एक ही बने, और भी बन सकते हैं। ठीक है, बाई प्रोडक्ट भी बन सकता है, ये एक के साथ में दूसरा भी कुछ बन रहा हो। ठीक है, तो यहाँ पे वेट ऑफ ए एंड वेट ऑफ बी, यानी जो भी आपके पास सब्सटेंस है उनसे कुछ बन रहा है, तो यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, यानी कि दो चीजें थी, दो चीजों का आपने कंबाइन किया, चाहे वो फिजिकली आपने कंबाइन किया, चाहे वो आपने केमिकली कंबाइन किया। तो इनका कहने का मतलब ये है कि जो मास है, जो टोटल मास इसका आएगा, ठीक है, ये टोटल मास की जो बात हो रही बेटा, टोटल मास जिसको आपने रिएक्ट कराया था, जिसको आपने रिएक्ट कराया था और जो प्रोडक्ट बना है, इन दोनों का मास इक्वल होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे लिख दिए हैं टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। यहाँ पे आप लिख सकते हैं वेट ऑफ ए प्लस वेट ऑफ बी इज इक्वल्स टू वेट ऑफ सी प्लस वेट ऑफ डी। ठीक है, एक भी मिल सकता है, एक से ज्यादा भी मिल सकते हैं। ठीक है, कभी 3 मिल जाते हैं। ठीक है, तो टोटल इधर जितने भी आए उनका वेट और जो इधर इतने भी आए उनका वेट दोनों इक्वल होना चाहिए। ये कहता है फर्स्ट लॉ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। आई होप समझ में आ गया होगा। कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। ठीक है, अब ये इससे किसने दिया था, ये भी बात आएगी। तो एक फ्रेंच केमिस्ट है, थे फ्रेंच केमिस्ट जोसेफ प्राउस्ट। ठीक है, जोसेफ प्राउस्ट ने दिया था, कब दिया था, 1799 में। ठीक है, जोसेफ प्राउस्ट ने दिया था, कब दिया था, 1799 में। ठीक है, अब इसमें क्या बताया गया, इसमें क्या बताया गया, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ अ प्योर केमिकल कंपाउंड, एक प्योर केमिकल कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ, किसका बना होता है, एक प्योर केमिकल कंपाउंड किसका बना होता है, सेम एलिमेंट दैट कंबाइन टुगेदर, एक ही तरह के एलिमेंट कंबाइंड होते हैं एक साथ, और किसमें, इन अ फिक्स्ड रेशियो। ठीक है, इन अ फिक्स्ड रेशियो, अंडरस्टैंड। अगर हम बात करें, आप कहोगे मैम हम कैसे मान लें, अगर हम बात करें वाटर की, अगर हम बात करें वाटर की, आप पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी चले जाइए, वाटर का फॉर्मूला H2O ही होगा। नाइट्रोजन गैस की बात करते हैं N2 ही होगा, कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं CO2 ही होगा। ठीक है, अगर फिक्स रेशियो की बात करते हैं तो अगर वाटर का देखें तो वाटर का फिक्स रेशियो होता है 1:8। ठीक है, 1:8। इसी तरह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो रहा है, अपना स्टॉप करके लिख लीजिएगा नीचे एग्जाम्पल में। ठीक है, इसी तरह से एक और एग्जाम्पल लिया है वही कार्बन डाइऑक्साइड का ही, द कंपाउंड कार्बन डाइऑक्साइड कैन बी फॉर्म्ड बाय द नंबर ऑफ वेज, अलग अलग तरह से मिलता है, यानी बहुत सारी रिएक्शन कराते जाओगे कहीं ना कहीं अलग अलग जगह पर कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। कार्बन डाइऑक्साइड जो मिलेगा उसका फॉर्मूला क्या होगा, CO2 ही होगा, ऑलवेज CO2 ही होगा। तो कैसे कैसे मिला, हमने कुछ 2 पॉइंट्स लिखे हैं। अगर हम बर्न करते हैं कार्बन को हमने बर्न किया इन द प्रेजेंस ऑफ एयर या फिर ऑक्सीजन, तो क्या मिल गई, कार्बन डाइऑक्साइड। फिर जब बात किया स्ट्रॉन्ग हीटिंग ऑफ अ कैल्शियम कार्बोनेट को डिकम्पोज किया बहुत स्ट्रॉन्ग हीटिंग करके, तो किसमें, कैल्शियम ऑक्साइड, और फिर से यहाँ पर CO2 मिल गया। अब मैम इसका रेशियो कैसे सेम होगा, है ना। देखिए कुछ चीजें हैं इनके एटम्स की, जो भी वेट है आपका वो हम बता देते हैं, अभी आगे ये बताएंगे भी कि किस तरह से ये आया है। ठीक है, ये वैल्यू कैसे आई, जरा सुनिएगा। यहाँ पे कार्बन है, ऑक्सीजन, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन होता है, तो अगर एक कार्बन एटम की बात करें
एक कार्बन एटम की बात करें तो 12 माइक्रोन होता है। एक कार्बन एटम कितने का होगा? 12 माइक्रोन का होगा। और एक ऑक्सीजन कितने माइक्रोन का है? 16 माइक्रोन का है। ठीक है, अभी के लिए समझ लीजिए, आगे हम एक्सप्लेन करेंगे ये आया कहाँ से। ठीक है, 16 माइक्रोन का है। तो जरा देखो बेटा, अगर कार्बन S2 ऑक्सीजन करते हैं, इनका रेशियो निकालते हैं तो कितना आएगा? 12S2 क्या आ जाएगा? 16। सही बात है। तो 3 की टेबल से अगर आप करोगे, मे भी अगर नीचे दिखेगा कि नहीं आई डोंट नो, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ फाइनली जो आपका रेशियो मिलेगा 3 से करोगे तो कितना आ जाएगा? 3:8 आएगा? नहीं, हाँ 3:8 नहीं भाई, 16 के, क्योंकि ऑक्सीजन 2 है भाई, भूलो नहीं भूलो नहीं भूलो नहीं, 2 है तो 16 × 2 हो जाएगा ना बेटा, 16 × 2 इट इज 32। अब आएगा, अब आएगा, ठीक है। 3 4 3 जा 12, ठीक है, 4 8 जा 32, देन रेशियो इज 3:8। ओके, डायरेक्ट रेशियो। अगर पूछा जाए कार्बन डाइऑक्साइड का रेशियो क्या है? 3:8। और इसी तरह से हमने वाटर का बोला था, जैसे H2O का बोला हमने 1:8। इनका फिक्स रेशियो, कहीं भी चले जाइए, जब आप रेशियो निकालेंगे किसी भी पूरे वर्ल्ड में, यूनिवर्स में किसी भी कोने में चले जाइए, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और एवरी जितने भी केमिकल कंपाउंड बने हुए हैं उन सब का रेशियो फिक्स रहेगा। आई होप you are better understanding by this video, so you can continue studies and साथ में ही prepare your own notes, okay, and like करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और बहुत सारा प्यार देने के लिए थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।